हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं और ऐसा ही उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। आज हम आपके लिए 12th क्लास का सॉलिड स्टेट का पहला जो सेकेंड पार्ट है उसका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट्स का वीडियो लेकर के आए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक होगा। इसमें 12th क्लास के स्टूडेंट CBSE बोर्ड के हों चाहे UP बोर्ड के स्टूडेंट हों, उनके लिए कम से कम 3 से 5 नंबर का उनको उनके पेपर में मिलेगा। और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं नीट या IITG, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। उनको भी 1 से 2 क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में बात शुरू करते हैं। चूँकि सॉलिड स्टेट है और सॉलिड के विषय में पहले की क्लास में भी कुछ पढ़ चुके होंगे आप लोग कि सॉलिड का मतलब जो कुछ भी हमको, जैसे माउंटेन है या बिल्डिंग्स वगैरह है, ये चाक है, ये जो दिख रहा है इस टाइप का सब कुछ सॉलिड है। और वाटर है, मिल्क है, केरोसिन है, ये लिक्विड की श्रेणी में आते हैं। और इसी क्रम में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जिन एटमॉस्फेयर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, अर्थात वो गैस होता है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसमें हम गैस लिक्विड की बात नहीं करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड का मतलब जो इनके अवयवी कण होते हैं जिनसे मिलकर के ये पूरा मैटर बनता है, उस मैटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं, उनमें इंटरेक्शन फोर्स होता है और वो अत्यधिक इंटरेक्शन फोर्स होता है। उनके बीच में गैप बहुत कम होता है, जिससे कि वो मूव करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं और अपने ही जगह पर रहते हुए वाइब्रेट हो सकते हैं। ये सॉलिड की श्रेणी में आता है। फिर जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो सॉलिड्स, इसका दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। तो देखिए, कुछ सॉलिड वास्तविक सॉलिड होते हैं जो सॉलिड की सारी कंडीशंस को फॉलो करते हैं, और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो वास्तविक नहीं होते हैं और सीडो सॉलिड्स होते हैं। तो इनका जो बंटवारा किया गया है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड्स, जिसको सीडो सॉलिड्स भी कहते हैं। अब देखिए, सीडो का मतलब ही होता है बनावटी या इनको झूठा, यानी दिखते तो हैं लेकिन उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिन कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो देखिए, हमें इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंतर्गत पढ़ना है। एमॉर्फस सॉलिड यहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों में देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड ये इस प्रकार का सॉलिड होता है कि जिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट व्यवस्था के तहत व्यवस्थित रहते हैं और
एमार्फस सॉलिड में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी कोई निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती है और उनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। डेफिनेट उनके जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो भी इनकी डेफिनेट नहीं होती हैं। अब देखिए, इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करने के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड those solids whose constituent particles are arranged in an orderly manner, मतलब एक ऐसी फैशन में आर्डर होता है और इनका आर्डर लॉन्ग रेंज आर्डर होता है। इसमें these do not have a definite geometrical structure because these constituent particles are not arranged in an orderly manner but in a random manner, मतलब ये इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। जैसे अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें कहीं भी अगर कोई भी एक, मान लीजिए आयनिक सॉलिड बन के तैयार होगा, तो अगर नमक का है तो NaCl होगा, तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव यहाँ Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव होगा यहाँ Na पॉजिटिव होगा, Cl निगेटिव होगा यहाँ पर Na पॉजिटिव होगा। एक निश्चित क्रम होगा और एमार्फस सॉलिड में ऐसा कुछ भी नहीं। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है कि अब इसके द्वारा जो भी सॉलिड बनेगा, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ग्लास की बात करते हैं, तो ग्लास में कहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो रेंडमली रहता है, रैंडम मैनर में उनका अरेंजमेंट होगा, यानी एक व्यवस्था के तहत नहीं होगा। इस टाइप से एमार्फस सॉलिड्स होते हैं। अब देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, नंबर 1 पॉइंट तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एन आइसोट्रोपिक, ये एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। अर्थात आइसोट्रोपिक वो चीज़ होती है कि जिसमें अगर इसका कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में निकाला जाए तो वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, यानी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक जिसको कहते हैं, वो डिफर आएगा। इससे किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसको हम आइसोट्रोपिक कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्लियर होता है कि आप कांच को देखते हैं, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, अगर खिड़कियों में कांच लगा होता है तो कांच धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका फ्लो ग्रेविटी की वजह होने लगता है और नीचे थिकनेस बढ़ जाती है, जबकि ऊपर कांच पतला होता है। तो इसलिए जो एमार्फस सॉलिड हैं उनको हम स्ट्रिक्टली कह सकते हैं कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, अर्थात कांच जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। दूसरा, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प होता है। शार्प का मतलब है कि फिक्स आएगा, डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट आएगा, और इनका डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा एमार्फस सॉलिड का। तीसरी बात है, अगर कटिंग विद नाइफ या कटिंग विद शार्प एजेस
टूल। अगर इनको किसी चाकू से ब्रेक किया जाए तो ये एक सपाट रूप में कटेंगे। उदाहरण के तौर पर कटने की बात छोड़ दीजिए, आप नमक को लें, ये पिसा हुआ नमक नहीं जो हमको पार्टिकल्स के रूप में प्राप्त होता है, अगर उसको ही आप धीरे से तोड़ें तो जहाँ से टूटेगा तो उसका जो फेज हटेगा तो बहुत प्लेन फेज होगा, चिकना पृष्ठ हो जाएगा। जबकि मोम है, कांच है, रबर है, इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी। तो इस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके हो जाते हैं। और इसमें जो चौथी जो बात है, हीट ऑफ फ्यूज़न, ये भी डेफिनिट रहता है, जबकि इसमें इंडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न होगा। चूँकि जब जिन अवयवी कणों से मिलकर सॉलिड बनता है उनका अरेंजमेंट फिक्स होता है, तो उनका हर पॉइंट पर एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट हीट ऑफ फ्यूज़न प्राप्त होगा। ये रैंडमली अरेंज्ड हैं तो इनका कोई भी रेंज शार्प नहीं होगा, ना मेल्टिंग पॉइंट होगा और ना हीट ऑफ फ्यूज़न होगा। इस तरीके से तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल आप NaCl है, I2 है, शुगर है, इस तरीके से आइस है, HCl है, ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आएंगे। जबकि ग्लास है, वैक्स है, रबर है, एटसेट्रा, ये आपके एमार्फस सॉलिड है। तो एमार्फस सॉलिड के विषय में आप और क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ गए होंगे। अब देखिए, जो हमारा मुख्य बिंदु है, मुख्य टॉपिक है, वो सॉलिड है। सॉलिड में भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, इसको भी आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चूँकि प्रारंभिक जानकारी आपको करनी है और थोड़ा सा हमारे साथ मेहनत करना है, पढ़ना है, 1-2 बार में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, हेडिंग लगाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्रिस्टलाइंस को 4 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 आयोनिक सॉलिड्स, नंबर 2 कोवैलेंट सॉलिड्स, 3 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, चौथा है मेटालिक सॉलिड्स। देखिए, इनको एक एक करके आपको डिफाइन करना चाहेंगे। इसमें पहला आयनिक सॉलिड्स, जैसा नाम है आयनिक सॉलिड्स, यानी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयन्स होंगे। अब चूँकि आयन एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर वो सॉलिड बना है, कैटायन एंड एनायन है, तो इनका एक डेफिनिट ज्योमेट्री, डेफिनिट शेप में अरेंजमेंट होगा। उदाहरण के तौर पर हम एक इस तरीके से
ये एक आपका क्रिस्टल है, यहाँ पर एनाइन रखा हुआ है, इस तरीके से प्रत्येक कॉर्नर पर। अब देखिए अगर यहाँ पर एनाइन 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 अगर ये रहता है तो इसकी स्टेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, ये स्टेबल नहीं होगा, चूँकि रिपल्सन होगा, ये बर्स्ट हो जाएगा, ये अनस्टेबल होगा। अब इसकी न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल और एक पोजीशनिंग ऑफ आयंस, दो चीज़ें मेंटेन करनी है। तो यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ आ जाएंगे। अब जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक पॉजिटिव इस तरीके से इनकी ये जो क्रिस्टल्स हैं न्यूट्रल कंडीशन को फॉलो करेंगे और एक स्टेबल क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इससे कुछ बातों को जन्म मिलता है कि आखिर जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई क्यों होता है। तो देखिए एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊष्मा की ज़रूरत होती है, हीट की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि आयनिक सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होते हैं। अब इनमें एक कैटेगरी पोजीशनिंग, चूँकि एनाइन का साइज बड़ा होता है, कैटाइन का साइज छोटा होता है, तो 2 अथवा 3 अथवा 4 कैटाइन के एनाइन के बीच में एक कैटाइन आता है, चूँकि कैटाइन उसके गैप में आ सकता है। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव एक निगेटिव अल्टरनेट व्यवस्था होती है और एक आयनिक क्रिस्टल आयनिक सॉलिड तैयार होता है। तो इस तरीके से इनमें जो बॉन्ड रहता है आयनिक बॉन्ड, फोर्स काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। और यही दूसरा कारण है कि आयनिक सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होते हैं, जबकि मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन में ये कंडक्टर का काम करते हैं। चूँकि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इसका कैटाइन एंड एनाइन ये फ्रीली मूवेबल नहीं होता है, जबकि मोल्टेन पोजीशन पर इनमें मूव करने के लिए गैप प्राप्त हो जाता है और इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा कोवैलेंट। अब देखिए कोवैलेंट सॉलिड या क्रिस्टल कोवैलेंट सॉलिड्स, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम होते हैं, एटम होंगे। अब इस एटम में कोवैलेंट बॉन्ड होगा, तो एक नहीं अनेक कोवैलेंट बॉन्ड रहते हैं। तो इसका मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं ग्रेफाइट का। तो देखिए ग्रेफाइट और डायमंड ये आपके कोवैलेंट सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं। ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका मतलब ग्रेफाइट का एक कार्बन अन्य 2 कार्बन से इस तरीके से अटैच रहता है।
ये ग्रेफाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके बाद एक दूसरा लेयर इस तरीके से अब देखिए इसमें 2 लेयर बन जाती हैं और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरीके से यहाँ पर मूवेबल पोजीशन पर रहता है और इस तरीके से इसका अटैचमेंट होता है, एक लेयर और दूसरा लेयर। ये दोनों एक दूसरे पर स्लिप होते हैं। यही कारण है कि जो ग्रेफाइट है वो लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, चूँकि इसका चौथा इलेक्ट्रॉन इन दोनों लेयरों के बीच में मूवेबल रहता है, डिस्पर्स रहता है, डीलोकेलाइज्ड रहता है। अब डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से इस तरह से अटैच रहता है, कोई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यही कारण है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी या ये बैड कंडक्टर होता है, जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ये कोवैलेंट सॉलिड्स की बात होती है। अब कोवैलेंट सॉलिड में हार्डनेस तो ये आपका सॉफ्ट होता है, जबकि डायमंड हार्ड है। तो हम ये कह सकते हैं जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट से हार्ड तक जाते हैं। उनमें से कुछ सॉफ्ट भी होते हैं और कुछ हार्ड भी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है, जबकि कोवैलेंट सॉलिड्स कोवैलेंट बॉन्ड के कारण अत्यधिक कठोर होते हैं और सॉफ्ट की श्रेणी में केवल और केवल ग्रेफाइट को लेते हैं। अब इसके बाद ये आयनिक और कोवैलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जैसा नाम है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यानी ये सॉलिड्स जिन अवयवी कणों से मिलकर बनता है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम्पल है वो है आइस। आइस को लेते हैं। देखिए आइस यानी सॉलिड्स H2O। अब देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक नॉन पोलर, एक पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी नॉन पोलर, सेकेंड पोलर और थर्ड है ना हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नॉन पोलर आयोडीन सॉलिड रहता है, CCl4 सॉलिड में H2 सॉलिड, पोलर में HCl सॉलिड, SO2 सॉलिड एग्जाम्पल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिनमें धनायन, जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी एटम से अटैच होता है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग विशेष तौर पर पाई जाती है। तो इस टाइप से इसका HF, NH3 और H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड ये सब सॉलिड स्टेट में रहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आएंगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में जो बॉन्ड होता है वो डाइपोल बॉन्ड काम करता है।
उदाहरण के तौर पर H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, इनमें पोलराइजेशन होता है और पूरा क्रिस्टल बनता है तो एक पर आंशिक धन आवेश, एक पर आंशिक ऋण आवेश, यानी पार्शियली निगेटिव चार्ज एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें डाइपोल फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन काम करता है, जिसकी वजह ये बंधे रहते हैं और एक जॉइंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरीके से अब चूँकि ये जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स नॉन पोलर की अपेक्षा अधिक होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड में डबल बॉन्ड होता है, जैसे ऑक्सीजन ये केमिकल बॉन्ड है, लेकिन इस तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड अर्थात वीक वान डेर वाल्स फोर्स काम करते हैं। और नॉन पोलर आयोडीन, इसमें डिस्पर्सन फोर्स काम करते हैं, जिसको लंदन फोर्स कहते हैं। तो नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो जाते हैं। चौथा है मेटालिक सॉलिड्स। इनको आपको ब्रीफली समझ लेना है, बहुत बड़ा योगदान नहीं रहेगा, लेकिन बिना इसके जो आगे इस चैप्टर में आने वाला है, जो आपकी एग्ज़ाम में भी वहीं से 90% क्वेश्चन बनता है, तो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कम से कम क्रिस्टल और क्रिस्टल की क्लासिफिकेशन के विषय में जानकारी होगी। तो लास्ट है मेटालिक सॉलिड्स। देखिए, हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें भी जितने भी एलिमेंट हैं, उनमें से लगभग 80 एलिमेंट हैं वो सॉलिड के रूप में ही दिखते हैं, अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर भी ये सॉलिड रहते हैं। तो मेटालिक सॉलिड जितने भी मेटल्स हैं वो सब मेटेलिक क्रिस्टल या मेटेलिक सॉलिड्स की श्रेणी में आएंगे। अब इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो मेटल, आयन एंड इलेक्ट्रॉन, मेटल, आयन एंड इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई भी मेटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, चूँकि उसके आउटर ऑर्बिट में अर्थात वैलेंस शेल में लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होता है। उदाहरण के तौर पर आयरन की बात करते हैं, और यहाँ पर अब देखिए आयरन के पास जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह पर है। इस आयरन के इस तरीके से ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, और बहुत सारे आयरन के एटम हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं, इनको हम कहते हैं कि एक पूल है, यानी इलेक्ट्रॉन का सागर है, जिसमें आयरन का आयन रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे सागर में इस तरीके से मूवेबल रहते हैं। यही कारण है कि कोई भी मेटल होता है उसमें एक चमक होती है, एक कलर होता है। इस मेटलिक बॉन्ड में इसमें कौन सा बॉन्ड रहता है जिससे ये बंधे रहते हैं? मेटलिक बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज और जो मेटल आयन है वो पॉजिटिव चार्ज। इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी कम करने के लिए हमें बहुत अधिक ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जितने मेटल्स होते हैं अर्थात मेटलिक सॉलिड होते हैं, मेटलिक क्रिस्टल होते हैं, उनके भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं।
और इनमें एक चमक होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसमें गवर्न करते हैं, घूमते हैं, और इसका जिस बॉन्ड से बंधे हैं वो मेटलिक बॉन्ड रहता है। इस तरीके से मेटलिक सॉलिड की बात हो जाती है। और यहाँ पर इनका हार्डनेस, अब कुछ मेटलिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल में कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, तो इनमें मेलिएबल का भी गुण होता है, मेलिएबल भी होते हैं और ये डक्टाइल भी होते हैं, अर्थात इनसे बहुत लंबे तार खींचे जा सकते हैं, इनसे चादरें बनाई जाती हैं। इस टाइप से आपके मेटलिक क्रिस्टल या मेटलिक सॉलिड की बात होती है। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो प्रारंभिक जानकारी है वो समझ में आई होगी, और इसके लिए आप थोड़ा सा देखते हैं, बुक्स देखते हैं एनसीईआरटी की, तो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।